तो नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8th में जो साइंस का चैप्टर है वह है थर्ड चैप्टर, जिसका टॉपिक है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। यानी कि दोस्तों, मानव निर्मित रेशे कैसे होते हैं और उनका प्रयोग हम लोग किन किन वस्तुओं में करते हैं। रस्सी बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, पैराशूट बनाने में भी इनका प्रयोग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जिन रस्सियों का प्रयोग किया जाता उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता। संश्लेषित रेशे का मतलब होता है मानव निर्मित, यानी कि आर्टिफिशियल। और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्लास्टिक। और प्लास्टिक का कितने बड़े एरिया पर हम लोग प्रयोग करते हैं हम सभी लोग जानते हैं। जितनी वस्तुएं हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें ज़्यादातर प्लास्टिक्स की ही वस्तुएं होती हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को करवाते हुए मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े यानी कि इंग्लिश में फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों यानी कि फाइबर से बनाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों, जितने भी हम कपड़े पहनते हैं उनमें जो धागे इस्तेमाल होते हैं, रेशे होते हैं इस्तेमाल, वह हमें कृत्रिम और मानवीय रूप से प्राप्त होते हैं। यानी कृत्रिम बोलते हैं मानवीय रूप से, और प्राकृतिक दो तरीकों से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि नेचर से, या फिर कोई व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से इनको बनाता है। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची हमें बनानी है। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में भी विभाजित करना है। ये रही टेबल। इस टेबल को आप लोग देख सकते हैं और इस टेबल को भर भी सकते हैं। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो हमने 3-4 बताई हैं चीज़ें, ये कैसी हैं? ये हमें नेचर से यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं। इसमें क्या क्या है? कपास है, ऊन है, रेशम है, इत्यादि ये हैं। ये हमें किसके किससे प्राप्त होती? कुछ जंतुओं से प्राप्त होती और कुछ पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित मतलब किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये मानव ही इनको बनाते हैं। इनको हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल भी या कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। इसलिए इन्हें संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग संश्लेषित रेशे क्या हैं, यानी कि जो बनाए जाते हैं वो रेशे क्या होते हैं और उनका क्या उपयोग होता है। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 3.1 के ए और बी दोनों को अभी हम आपको दिखाएंगे। के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों, आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे 3.1 में ए और बी किस तरीके से है आकृति आप लोग देख पा रहे हैं। दोनों में समानता देखनी, दोनों एक एक कड़ी से जुड़ी हुई हैं, दोनों ने माले का निर्माण किया हुआ है। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से बनकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई होता है। पॉली मीन्स होता मैनी, यानी कि बहुत सारे, और मर का मतलब होता उसका एक भाग हो या कोई इकाई हो, यानी कि पार्ट्स हो या कोई यूनिट्स हो। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। पॉलीमर कैसे बनता है? बहुत सी इकाइयों के दोहराने से या भाग के जोड़ने से यह बनता है। अब देखिए यह येलो बॉक्स में क्या दिया गया है।
बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। कपास क्या है? ये एक बहुलक है। और दोस्तों कपास के बारे में बता दें, इसका उत्पादन हमेशा काली मिट्टी में ही होता है। कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। अब हम लोग देखते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। देखिए पहला नंबर दिया गया रेयान। क्या दिया गया? रेयान। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम से रेशे प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। यानी कि रेशम से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वह जो कपड़ा होता है वह वेरी वेरी कॉस्टली यानी कि बहुत महंगा होता है और ये सॉफ्ट भी बहुत होता है। परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है परंतु इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। यानी कि कई किस्मों मतलब बनाने के बाद इसको हम विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान कर सकते हैं ताकि यह और बेहतरीन लगे और सुहाना लगे। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। रेयॉन को अगर हम लोग कपास के साथ मिला लेंगे तो इससे क्या बन जाएंगी? इससे हम लोग बेडशीट बना सकते हैं। और ऊन के साथ मिला लो तो इससे कालीन और गलीचा बनाते हैं। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 3.2। कौन सा चित्र? 3.2 आप लोग देख पा रहे होंगे रेयॉन निर्मित वस्तुओं का चित्र। किससे निर्मित है? यह रेयॉन से निर्मित वस्तुओं का यह चित्र आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों यह रहा नाइलॉन। क्या रहा? नाइलॉन। पहले रेयॉन पढ़ा, यह दूसरे नंबर एक मानव निर्मित है नाइलॉन। नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे या जंतु से प्राप्त किया गया। इसमें पौधे और जंतुओं का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, बिना किसी कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नाइलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, यह रियली बहुत स्ट्रांग होता है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं जैसे जुराबे, जिसको मोजा बोलते हो, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग जिसको कि शयन थैला भी कहते, पर्दे भी हम बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, पर्दे वगैरह घर के बाहर लगाए जाते हैं। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 3.3। देखिए दोस्तों, यह रहा चित्र हमारा 3.3। नायलॉन से निर्मित वस्तुएं, जैसा कि ऊपर आप लोग मोजे देख पा रहे होंगे, बीच में रस्सी, ये रहा आपका मंजन करने वाला ब्रश, और ये आप साइड में देख रहे हैं ये पर्दा लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई हैं? सारी चीज़ें नायलॉन की बनी हुई हैं। अब देखिए, नायलॉन का उपयोग पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता। अभी हम आपको चित्र दिखाएंगे 3.4। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। यानी जो नायलॉन का तार है वह इस्पात जो कि मेटल्स होता है उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये देखिए, आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे, चित्र 3.4। नायलॉन रेशों के उपयोग, किस तरीके से व्यक्ति एक पैरासूट के माध्यम से उड़ रहा है, एक व्यक्ति रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है। इसमें जितनी भी रस्सियाँ प्रयोग की गई सारी की सारी नायलॉन की ही बनी हुई हैं। अब देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 3.1। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए।
लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 3.5। ये देखिए, ये दोस्तों रहा चित्र 3.5। एक लोहे के स्टैंड पर क्लैंप से लटकता हुआ एक धागा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग इस चित्र को लगातार देख पा रहे होंगे। अब देखिए इसमें क्या होता, मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दिया गया, यानी कि एक हमने पलड़ा क्या किया, बांध दिया गया है, जिसमें बांट रखे जा सकें। पलड़े में एक एक करके बांट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है, यानी कि दोस्तों जितना वजन रखने के बाद धागा टूट जाएगा तो हम कह सकते हैं, बता सकते इतना भार ये मतलब सह सकता है, इसके पास इतनी क्षमता है इतने भार को उठाने के बाद। इससे अधिक भार करेंगे तो यह रस्सी टूट जाएगी। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। इसी क्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम, नायलॉन के धागों के साथ भी आप कर सकते हैं। और इन आंकड़ों को हम सारणी भी लिख सकते हैं। सारणी आपके पास 3.2 है। धागे रेशे के प्रकार दिए गए, धागों को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार, जैसे कपास का धागा ले लो, ऊन, रेशम, नायलॉन इत्यादि आप चेक कर सकते हो। आप रेशों यानी कि जिनको कोई धागे बोलते हैं को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुटखाओं का उपयोग कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, एक छोटी सी सावधानी भी आप लोग ध्यान रखें कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। यह भी मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल एक रेशा होता है। पॉलीएस्टर एक अनसंश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता और सरलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलीएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है। टेरिलीन हम सभी लोग जानते होंगे। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। अब देखेंगे हम लोग ये बॉक्स में क्या दिया गया है। मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट क्या है। आइए दोस्तों हम लोग पेट का फुल फॉर्म देखते हैं। पेट का जो फुल फॉर्म होता है, पी फॉर पॉली, ई फॉर एथिलीन, टी फॉर टर्थेलेट, यानी कि पॉली एथिलीन टर्थेलेट पेट का फुल फॉर्म होता है। यह एक मानव निर्मित क्या होता है, रेशा होता है। यह एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलीस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलीस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बना सकते हैं। यानी कि आसपास आप जितनी ऐसी चीज़ें देख रहे हो, पानी की बोतलें वगैरह देख रहे हो, ऐसी चीज़ें जो प्लास्टिक से बनी हों, तो हम कह सकते हो कि इनमें हम लोगों ने क्या पेट का प्रयोग किया है। ये एक पॉलीस्टर का एग्जाम्पल, ये मानव निर्मित रेशे यानी कि आर्टिफिशियल रेशे होते हैं। अब देखिए, अब ब्लैक बॉक्स में क्या दिया गया है। पॉलीएस्टर यानी कि पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। कौन कौन नाम से? पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ये इनके नाम हो गए। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकॉट किसका किसका मिश्रण है? पॉलीस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल किसका मिश्रण है? पॉलीएस्टर और ऊन का यह मिश्रण होता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं। सभी लोग क्या सर्दियों में स्वेटर ही पहनते हैं ना, तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं।
इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो कि एक्रिलिक कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग शॉल वगैरह यूज करते हो, कम्बल यूज करते हो, स्वेटर यूज करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि जो आप स्वेटर पहने हुए प्राकृतिक रेशों से बनाओ, नेचर के थ्रेड यानी कि धागों से बनाओ, वह मानव निर्मित हो सकता, उसको हम कहते हैं एक्रिलिक। क्या कहते हैं? एक्रिलिक इसे कहते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, यानी कि मजबूत भी होते और सस्ते भी होते, कि आप सभी लोग या हम सभी लोग आराम से इनको परचेज यानी कि खरीद सकें, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 में कक्षा हमने 7 में आपको दोस्तों पढ़ाया है। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, अगर प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। जो मानव निर्मित रेशे होते कैसे होते, वो पिघलने लगते हैं। ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है, जो कि वातावरण को प्रदूषित करता है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब देखो ये ब्रैकेट में ये बिटिया क्या बता रही, ओह अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती है। अब देखिए ब्लैक ये बॉक्स में क्या, येलो बॉक्स में क्या दिया गया। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो कि पेट्रो रसायन कहलाता है से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार की जाती। यानी कि जितने आप लोग संश्लेषित रेशे यानी कि आर्टिफिशियल रेशे देखते हैं, वह जो पेट्रोलियम होता है उसके कच्चे जो पदार्थ होता, कच्चा माल होता, उससे बनाया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं पेट्रो रसायन। क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन इसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। क्या देखना है? संश्लेषित रेशों के गुणधर्म हमें देखना। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। कैसा दिन है? आज वर्षा के दिन गजब की बारिश हो रही है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव हेतु में सुविधाजनक हैं। निम्न क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं देखिए। बिल्कुल दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 3.2। एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु क्या करना है? इनके सिलेक्शन हेतु अपने माता पिता यानी कि अपने बड़ों की हेल्प आप लोग ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में यानी कि मग्घा जिसको बोलते हो, मगों में भिगोइए, जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़े को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर हमें तुलना करनी है। अब देखिए, क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्म के बारे में बताता है। अपने माता पिता या बड़ों के किसी भी इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिर स्थायित्व यानी कि जिसको टिकाऊपन बोलते हैं, मजबूती बोलते हैं, स्थिरता भी इसको हम बोलते हैं, मूल और रख रखाव के विषय में जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक। देखो दोस्तों, प्लास्टिक के बारे में आप नज़र उठाइए, अपने घर में देखिए, आसपास देखिए, रोडों पर देखिए, सड़कों पर देखिए, मॉल में देखिए, बाज़ारों में देखिए, सब्जी लेने जाइए, कपड़े लेने जाइए, आपको प्लास्टिक की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। प्लास्टिक का एक हानिकारक गुण भी होता है
ये कभी भी अपघटित नहीं होती, यानी कि ये भूमि में नहीं मिलती। हजारों साल तक ये भूमि के नीचे ऐसी दबी रहती और भूमि को साथ में बंजर भी कर देती। अगर आप इसको जलाएंगे तो बहुत भयंकर क्या होगा, धुआं निकलेगा जो कि वायु प्रदूषण उत्पन्न करेगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, यानी कि सारे प्लास्टिक्स कहते हो अलग अलग होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह त्रियकबद्ध यानी कि क्रॉसबद्ध होती है, जैसा कि अभी आप लोगों को हम चित्र 3.6 दिखाएंगे। ये देखो, आप लोग दोस्त देख पा रहे होंगे चित्र 3.6 ए और बी। ए में जो है वह रेखीय है, यानी कि सीधा सीधा आपको दिख रहा है। बी में आप लोग देख पा रहे हैं 3.6 बी में क्रॉसबद्ध दिया गया है, जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड यह हैं। आप लोग आराम से इसको देख पा रहे होंगे। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा आप चित्र 3.7 में भी देखेंगे। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है, यानी कि इसे एक बार यूज करने के बाद टूट फूट जाए, फिर इसे अगर हम बेच दें, फिर इसका क्या पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग इसकी हो सकती है, यानी कि पिघलाकर फिर इसे दोबारा हम नई वस्तुएं भी बना सकते हैं। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। अभी आप लोग चित्र देखेंगे, चित्र 3.7 प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं। आप कुर्सी, बाल्टी, डस्टबिन या फूलदान जो भी हो आप देख पा रहे होंगे। अब विभिन्न प्रकार की बाइक्स आ गई हैं जिनमें प्लास्टिक का यूज होता है। जितनी बाइक्स होती हैं उनमें जो स्वफ होता है वो क्या होता है, वो किसका बना होता है, मैक्सिमम वो प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। पॉलीथीन, पॉलीथीन जो कि हमारी ज़िंदगी में आम उपयोगी है, यानी कि हम जब भी कुछ लेने जाते हैं तो पॉलीथीन में मैक्सिमम चीज़ें ही लाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जूट का या कपड़े का झोला घर से ले जाते हैं। सभी लोग क्या प्रयोग करते हैं, सभी लोग पॉलीथीन ही प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन जिसको पॉली प्लस एथीन बोलते हैं, यह प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती? बिल्कुल नहीं दोस्तों। बहुत सारी प्लास्टिक ऐसी होती है जो स्ट्रांग होती है, आप उनको बिल्कुल भी झुका नहीं सकते या मोड़ नहीं सकते। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती। जब हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते तो वह विकृत हो जाती, ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती और सरलतापूर्वक मुड़ जाती, वह होती है थर्मोप्लास्टिक। यानी कि दोस्तों जो प्लास्टिक आराम से मुड़ सके, जिसमें कुछ ना कुछ हम परिवर्तन कर सकें, किसी भी तरीके से इसको मोड़ सकें, उसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौनों, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, यानी इनको क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेट मतलब क्या होता है, एक बार सेट हो गया तो हो गया, नो चेंजमेंट एनी टाइप्स। आप उसे हीट दें, गर्म करें, कुछ भी करें, उसमें थर्मोसेटिंग में कोई भी चेंजमेंट नहीं होती। इसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और जिसमें चेंजमेंट हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और जो चेंज ना हो उसे थर्मोसेटिंग कहते हैं। अब थर्मोसेटिंग की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लें, बैकेलाइट और मेलामाइन। क्या एग्जाम्पल है, बैकेलाइट और मेलामाइन इसके एग्जाम्पल हैं। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच
विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। ये आग का प्रतिरोधक तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। ये आप लोग देख पा रहे हैं चित्र। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चित्र 3.8 थर्मोप्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तुएं। ये देखिए दोस्तों, आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे 3.8 प्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तुएं। थर्मोप्लास्टिक से निर्मित कुछ वस्तुएं ये आप देख पा रहे होंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित कुछ वस्तुएं आप लोग देख पा रहे होंगे और इसमें अंतर भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो आइए प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करते हैं। देखिए, अब देखते हैं इसमें ए नंबर क्या देगा। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील, यानी कि प्लास्टिक कैसी अनभिक्रियाशील, यानी कि इसमें कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई क्रिया नहीं होती। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अपक्रिया नहीं करते हैं। उनका संचारण आसानी से नहीं होता है। क्या होता है, यानी कि आसानी से उनका संक्षारण नहीं होता, उनमें किसी भी प्रकार की जंग वगैरह नहीं लगती। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ला रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का होता है, प्रबल होता है, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योग और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, यानी कि डेली आप जिसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्लास्टिक क्या होता है? कुचालक, यानी कि दोस्तों जो प्लास्टिक है उसमें किसी भी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी किसके बने होते हैं? वह भी प्लास्टिक के बने होते हैं। अब देखते हैं हम लोग ये येलो बॉक्स में क्या दिया गया। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं। दवा की गोलियों, टिकियों को, यानी गोलियों क्या बोलते हैं? टिकिया बोलते हैं, टेबलेट्स भी बोलते हैं, को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र किससे बनाए जाते हैं? ये सारे के सारे प्लास्टिक के प्रयोग से ही बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और आइए दोस्तों फिर से देखें। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं। ये भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत पर लगाने के काम आता है।
बिल्कुल दोस्तों, अब आगे देखेंगे अग्निशय प्लास्टिक, यानी कि जो क्या करे, आग को बर्दाश्त कर सके। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती। किसकी? मेलामाइन प्लास्टिक। मेलामाइन एक ऐसी प्लास्टिक होती जिसमें आग नहीं लगती, जो उसे अग्निरोधक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अग्निरोधक बनाते हैं। अब देखिए प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है और प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है, यानी कि बहुत बड़ी समस्या है। और क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण। जो आराम से अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाए उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता उसे जैव अनिम्नीकरण कहते हैं, यानी कि जो किसी भी तरीके से टूटे फूटे ना मिट्टी में ना मिले उसे जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल भी इसे कहते हैं। अब सारणी देखिए 3.3। ये दोस्तों सारणी रही। देखिए अब क्या, अपशिष्ट के प्रकार जैसे सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, इनको डीकम्पोज यानी अपघटित होने में कितना समय लगेगा? 1 से 2 सप्ताह। कितना टाइम लगता है? 1 से 2 सप्ताह। ये आते हैं जैव निम्नीकरण में। कागज देख लो 10 से 30 दिन, ये भी जैव निम्नीकरण के अंतर्गत। सूती कपड़ा 2 से 5 सप्ताह, 2 से 5 माह, यह जैव निम्नीकरण। लकड़ी 10 से 15 वर्ष, जैव निम्नीकरण। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष, जैव निम्नीकरण। टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष, जैव अनिम्नीकरण। इसे किस में गिनेंगे? जैव अनिम्नीकरण में। प्लास्टिक थैलियाँ कई वर्ष, इसको भी जैव अनिम्नीकरण में ही काउंट करेंगे हम लोग। अब देखिए, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं, यानी कि पर्यावरण को प्यार नहीं करता, ओनली ये नुकसान ही करता है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूप उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, देखते हैं। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। किससे? प्लास्टिक के उपयोग से बचना ये तो असंभव है, बट ट्राई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम उपयोग करें। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। आगे देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची आपको बनानी है। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, यानी कि क्या करना? रिड्यूस करना। किसका? प्लास्टिक का। पुनः उपयोग करिए, रीयूज कीजिए। किसका? प्लास्टिक का। पुनः चक्रित करिए, यानी किसका? प्लास्टिक का। रिसाइकिल। पुनः प्राप्त करिए, रिकवर, यानी कि दोबारा से इसका प्रयोग कीजिए। उपयोग ना करना, रिफ्यूज करना। यानी कि दोस्तों कोशिश करो कम से कम ना यूज करें। और यह रूल है 5R। कौन सा? यह 5R का सिद्धांत आप लोगों ने देखा है। क्या आपने कोई ऐसे कचरे का ढेर देखा है, यानी कि ऐसे कचरे का, कूड़े करकट का ढेर देखा हो, घूरा देखा हो, जहाँ पशु विशेष रूप से गाय कचरा खा रही हूँ? बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा। खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल जाते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के
श्वसन तंत्र में यानी कि जिससे सांस लेते हैं ब्रीथिंग सिस्टम होता है में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा अमाशय में एक अस्तर बनाते और यह अंततः ये उनकी मृत्यु का कारण बन जाते। स्वाभाविक है दोस्तों, जब कोई जानवर प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें खा जाएगा तो वो डाइजेस्ट तो होगा नहीं। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वह क्या करेगा, मरने की कगार पर उन जानवरों को लेकर आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कोई भी खाने वाली चीज़ किसी पॉलीथीन में पैक करके ना फेंकें ताकि जानवरों को हानि ना पहुँचे। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। यह एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? अब हम लोग देखते हैं रेशा विवेक। क्या देखना है? रेशा विवेक हमें देखना। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े या थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। कोशिश कीजिए कि आप लोग ऐसा कर सकें। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों अब चैप्टर के पढ़ते हैं कुछ शब्द। एक्रिलिक, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलीस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, संश्लेषित रेशे, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सारे के सारे शब्द मैंने आपको समझाए हुए इसी चैप्टर में हैं। अब हम देखते हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। बिल्कुल दोस्तों, चलिए आपको बताते, अब पूरा चैप्टर दोहराने का वक्त आ गया है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की बात बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण से यानी कि प्रक्रमण से प्राप्त होते, प्रोसेस से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की बात, इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के वृहद निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए। अगर आपसे पूछा जाए कि संश्लेषित रेशों के आप नाम बताइए कुछ के, तो आप क्या क्या बताओगे? रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टर और एक्रिलिक नाम इनके होते हैं। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल, चिर स्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर हो, प्लास्टिक सभी ओर है। यानी दोस्तों, आप नज़र उठाइए, आस पास दूर दराज जो भी नज़र डालिए, जहाँ नज़र डालिए, आपको प्लास्टिक की वस्तुएं देखने को मिल जाएंगी। असंभव अगर प्लास्टिक लाइफ से हट जाए तो ये समझ लिए बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से हट जाएंगी। हम बैग्स यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक के बने ही होते हैं, पॉलीमर्स के बने होते हैं। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं होते, यानी कि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं, यानी कि इनको डीकम्पोज अपघटित होने पर या यूँ कहें भूमि पर मिलने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरण प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। आइए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं अभ्यास प्रश्न। क्या करते हैं? अब हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्न। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं?
तो दोस्तों ऐसे रेसे जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त नहीं होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम संश्लेषित रेसे या कृत्रिम रेसे, इंग्लिश में आर्टिफिशियल रेसे कहते हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं और बहुत विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनाए जाते हैं, इन्हें हम बहुलक भी कहते हैं। इसमें देखें रेयान, नाइलॉन, एक्रिलिक आदि संश्लेषित रेसे भी होते हैं। कुछ रेसे जो प्राकृतिक नहीं होते हैं बल्कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, इन्हें हम संश्लेषित रेसे कहते हैं। ये रेसे बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम बहुलक यानी कि पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, रेयॉन, नाइलॉन, एक्रिलिक और भी चीज़ें आप देख सकते हो, इसमें प्लास्टिक भी हो सकता है। बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सही उत्तर को चिन्हित करना है। बताना क्या है, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, खा नंबर हो जाएगा। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो लकड़ी होती है उसकी लुगदी से इसे प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जो 3 दिया गया है वह है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। किसकी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो का नंबर देखिए, संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो संश्लेषित रेशे होते हैं वह मानव द्वारा ही बनाए जाते हैं और इनको कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, और ये बहुलक होते हैं। बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे खा नंबर, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों जो पेट्रोलियम का कच्चा माल होता है उसी से ये रेशे तैयार किए जाते हैं और उसको हम लोग पेट्रो रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पेट्रो रसायन कहते हैं। अब देखो गा नंबर, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर मतलब बहुलक है। ये बहुत अधिक इकाइयों से या भागों से मिलकर बनाया जाता है, तब इसको हम लोग बहुलक या इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं या बहुलक भी कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर। नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। यानी कि नायलॉन रेशों 2 वस्तुएं बतानी। बिल्कुल दोस्त, पहली चीज समझ लो, पैराशूट वाली रस्सी और रॉक क्लाइंबिंग में प्रयोग किए जाने वाली रस्सी, ये चीजें हो गई। और क्या होता है, नेट, मछली पकड़ने वाला जाल जिसको नेट भी कहते हैं, और मछली पकड़ने वाला कांटा के साथ जो होता है वो भी, ये किसके, नायलॉन के एग्जाम्पल है। आप चलाते हो 4 व्हीलर कार जिसमें सीट बेल्ट बनती, वो भी। स्कूल बैग की जो आप देखते हैं बद्धी होती टांगने वाली, क्रॉस बैग की, वो किसकी बनी होती, वो इसी सब चीज़ों की बनी होती, वह बहुत अधिक मजबूत होती। नायलॉन एक मजबूत रेशा है जिसके कारण नायलॉन का उपयोग पैराशूट, चट्टानों, सीट बेल्ट, जाल वही मछली पकड़ने वाला, या स्कूल बैग की जो बेल्ट होती वो किससे, इसी सब से बनाया जाता। एक नायलॉन धागा लचीला और हल्का होता है परंतु यह स्टील यानी कि इस्पात के धागे से भी मजबूत होता है। किससे मजबूत होता है, इस्पात के धागे से भी बहुत अधिक मजबूत होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखिए। अब हमें क्या लिखने हैं, लाभ लिखना है। देखिए तो समझ लीजिए, प्लास्टिक के पात्र क्या होते हैं, वह बहुत अधिक मजबूत होते हैं। दूसरी चीज़, मजबूत होने के साथ ये सस्ते भी होते हैं, यानी कि इनको हम आसानी से खरीद सकते हैं और यह टूटते भी नहीं हैं।
गिर भी जाएं जल्दी तो प्लास्टिक की चीज़ें इतनी जल्दी नहीं टूटती हैं। और इनकी एक विशेषता बता दें कि ये क्या होते हैं, वजन में बहुत हल्के होते हैं। आराम से हम इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रख सकते, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बता दें, इनको आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखी रहे, मजबूत भी होते हैं। और जो धातु के बनते हैं वो मौसम में ख़राब भी हो सकते हैं, बरसात में या गर्मी में, किसी अन्य मौसम में। बट प्लास्टिक के बनी हुई जितने भी ये वस्तुएं होती हैं वह ख़राब नहीं होती। कंटेनर जिसको बोलते हैं, कंटर भी बोलते हो, प्लास्टिक के क्या होते हैं, डब्बे भी होते हैं। इन सब चीज़ों में आप सुरक्षित रख लें तो किसी भी प्रकार की इनमें नमी भी नहीं पहुंचती है, आराम से ये हमें उपलब्ध भी हो जाते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर देखना है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है। तो एक चीज़ आपके ब्रेन में क्लियर होनी चाहिए, जो थर्मोप्लास्टिक होता वह ऊष्मा देने पर आसानी से पिघल जाता है, लेकिन थर्मोसेटिंग क्या होता, आप ऊष्मा दो, कुछ भी दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल सोच लो, जो लाइट के स्विच वगैरह होते हैं ये किसके होते हैं, थर्मोसेटिंग के होते हैं, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन जल्दी नहीं होता। अब सुनिए थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक जो आसानी से गर्म होने पर खराब हो जाता है और आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अगर इसके थर्मोप्लास्टिक की बात करें, इसमें पॉलीथीन ले सकते हो, पीवीसी ले सकते हो, प्लास्टिक से बनी हुई आप विभिन्न प्रकार के डिब्बे देख सकते हो। ये सब इसके उदाहरण हो गए। और उदाहरण देखना चाहो, खिलौने देख सकते हो, कंघी देख सकते हो, प्लास्टिक के रेजर देख सकते हो आप लोग, प्लास्टिक का टिफिन देख सकते हो, मग देख सकते हो, बाल्टी आदि इत्यादि आप चीज़ें देख सकते हो। थर्मोसेटिंग की बात करें, इसे एक बार ढाला जाता है तो उसे गर्म करने पर नम नहीं किया जा सकता, यानी कि नरम नहीं किया जा सकता। किसी तरीके से इसमें हम मोड़ नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल दो हैं, आप समझ लें, बेकेलाइट और मेलामाइन। कौन कौन से, बेकेलाइट और मेलामाइन। मेलामाइन का प्रयोग अग्निरोधक के रूप में भी किया जाता है, जो फायर ब्रिगेड में होते हैं वो इन सूट का प्रयोग करते हैं। बेकेलाइट का हम प्रयोग किस में करते हैं, विद्युत स्विच में करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो बर्तन होते हैं उनके हत्थे बनाने में भी इनका उपयोग करते हैं। फर्श, टाइल्स, ऊष्मारोधी बर्तन आदि बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। समझाइए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। डेक्ची के हत्थे, खा नंबर विद्युत प्लग, स्विच बोर्ड। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, जो मेलामाइन होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। इसे हमने बताया था ये अग्नि विरोधक होता है, यानी अग्निरोधक होता है। ये अन्य प्लास्टिक की तुलना में बेहतर गर्मी सहन कर सकता है, इसलिए यह डेक्ची के हत्थे के बनाने में उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम इससे सोचें कि आराम से जल जाए, नहीं जलेगा, काफ़ी ऊष्मा इसमें बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, डेक्ची के हत्थे में किसका प्रयोग करते हैं, मेलामाइन का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं खा नंबर विद्युत प्लग, स्विच प्लग या बोर्ड की। देखिए दोस्तों, जो बेकेलाइट होता है ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। इसे एक बार हमने जमा दिया तो इसे ऊष्मा देकर हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत के बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं स्विच प्लग बोर्ड में आदि में प्रयोग करते हैं। इसमें बेकेलाइट में होता क्या है, गर्मी और विद्युत का एक कुचालक होता है, यानी किसी भी तरीके की इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, इसलिए इसका उपयोग हम किस में करते, इलेक्ट्रिक प्लग में करते हैं, बोर्ड में करते हैं, स्विच में करते हैं आदि में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते, यानी किए जा सकते और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, वर्गीकृत हमें करना है। क्या करना, हमें इसको वर्गीकृत करना है। क्या क्या, टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच। क्या क्या, इतनी चीज़ें हैं, इनको हमें अलग अलग परिवर्तित करना है। किसमें करना, अलग अलग इसको हमें परिवर्तित करना है दोस्तों। आइए दोस्तों, इसका हम लोग करते हैं वर्गीकरण। क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। अब उनको समझ लें जो थर्मोप्लास्टिक हैं, जो आराम से पिघल सकते हैं ऊष्मा देने के बाद, यानी कि आराम से
मोड़े जा सकते हैं। प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियों को हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। अब हमें वो देखनी थर्मोसेटिंग, यानी कि जिनमें हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। टेलीफोन उपकरण, कुकर हैंडल और इलेक्ट्रिकल स्विच को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये किसमें आते हैं, ये थर्मोसेटिंग होते। इनमें एक बार सेट कर दिया तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित राणा को समझाइए। दोस्तों गर्मी का मौसम है तो इसमें हमें कैसी लेनी चाहिए, हमेशा सूती लेनी चाहिए। सूती क्या करेंगे, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेंगे और यह शरीर को ठंडक प्रदान करेंगे। और जो संश्लेषित रेशे होंगे वह पॉलीमर होते हैं, वह क्या करेंगे, ऊष्मा को अपने अंदर समेत करेंगे, समाहित करेंगे, जिससे ज़्यादा गर्मी लगेगी। देखिए राणा को ग्रीष्मकाल के लिए सूती कमीजें ही खरीदने की सलाह दी जानी चाहिए, क्योंकि सूती कमीजें पसीने को अवशोषित कर लेती और पसीने का वाष्पीकरण करने में सहायता करती, जिससे हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है और हमारे शरीर को ठंडक देती हैं। जबकि संश्लेषित कमीजें पसीने को अवशोषित नहीं करती, इसलिए इन्हें गर्मियों में पहनने पर बहुत असहज महसूस होता है, दिक्कतें होती हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक होती है। कैसी होती, असंचारक। दोस्तों प्लास्टिक को आप किसी भी मौसम में डाल दो, कहीं भी डाल दो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संचारक यानी किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगती और किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम प्लास्टिक पात्र में विभिन्न प्रकार के रसायनों और अन्य सामग्रियों को संग्रहित कर सकते हैं। रसायन पात्र से अपक्रिया नहीं करते क्योंकि ये क्रियाशील नहीं होते। आप उदाहरण देखना चाहो तो देख सकते हो। मेलामाइन का उपयोग फर्श, टाइल्स और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग नॉन स्टिक कुकर यानी कि कुकवेयर के निर्माण के लिए भी एक कोटिंग के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। बैकेलाइट गर्मी और बिजली का एक कैसा है, कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग बर्तनों के विद्युत स्विच और क्या करते हैं, हत्थे वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका स्विच में भी प्रयोग करते हैं और बर्तनों के हत्थे में भी प्रयोग करते हैं। किसमें, इसमें इन सब का हम प्रयोग करते हैं। ये एग्जाम्पल रहे और मौसम का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें थर्मोप्लास्टिक में तो ऊष्मा देने पर परिवर्तन भी होगा, बट थर्मोसेटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक, जिसको ब्रिस्टल बोलते, एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना आप उत्तर स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, दांत साफ करने के ब्रश के ब्रिस्टल को नरम सामग्री से बनाना चाहिए। इसलिए बनाना चाहिए ताकि हमारे मसूड़ों को नुकसान न दे। अगर मजबूत होगा, मसूड़े हमारे छिल जाएंगे, ब्लड निकलेगा तो दांत ऑटोमेटिक बाहर निकल आएंगे। जब दांत नहीं होंगे तो ब्रश आप लोग किस में करेंगे? तो क्या करना चाहिए, इसके जो वो होते हैं ब्रश के तागे होते हुए नरम होने चाहिए, ताकि हमारे मसूड़ों को कोई भी समस्या ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो हैंडल है वह कठोर सामग्री से बना होना चाहिए, ताकि हम इसे कायदे से हाथ से पकड़ के अपने दांतों को हम साफ कर सकें और दांतों को क्लीन कर सकें और मजबूत रख सकें। हमें क्या करना चाहिए, इसलिए ब्रिस्टल नायलॉन फाइबर के बने होते, किसके बने होते हैं, नायलॉन फाइबर के बने होते हैं। क्या, ब्रश के जो बने होते हैं वो तागे जैसे, रेसे जैसे, जो मजबूत, लोचदार, चमकदार होते हैं, गजब की शाइनिंग होती है और हल्के भी होते हैं और संभालने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इनके हैंडल क्या होते हैं, कठोर प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि ये मजबूत, टिकाऊ, गर्मी का कुचलक यानी कि कुचालक होता है। बिल्कुल दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब आ गया 12 नंबर। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, अब इसमें करना क्या चाहिए, एक मोटी सी बात आप समझो। हम मानते हैं संभव है कि आप प्लास्टिक के बिना नहीं रह सकते, बट थोड़ा थोड़ा अगर सुधार करें तो भारत की जो जनसंख्या है वह लगभग इस समय 140 करोड़ है। अगर अपने दिन में हम जितने काम करते हैं, मान लीजिए 10 काम करते,
उसमें में से 5 ऐसे काम करें जिनमें हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें। तो सोचिए इस पृथ्वी को कितना फ़ायदा होगा, इस भारत को कितना फ़ायदा होगा। विभिन्न प्रकार के जो प्लास्टिक से प्रदूषण होते, भूमि बंजर हो रही है, वायु प्रदूषण हो रही, जली जो जीव हैं वह प्रभावित हो रहे, सभी में सुधार दोस्तों होगा। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। देखिए आजकल प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी हो गया है, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें। इसके कारण समझ लो, पहली चीज़, जो प्लास्टिक है वह अपघटित नहीं होता, यानी वह किसी भी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में जाकर मिट्टी में नहीं मिलता है। यह इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के प्यारे नहीं है, तैसी नहीं है, अनुकूल नहीं है। अगर हम प्लास्टिक जलाएंगे तो एक बहुत ज़्यादा पॉइजनस धुआं निकलता है, जो क्या है, वायु प्रदूषण फैलाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। शहरों में क्या है, अक्सर जानवर क्या होते हैं, कचरे में मौजूद प्लास्टिक खा लेते हैं। जब खा लेते तो वे बेचारे पचा नहीं पाते। स्पेशली आपने गाय को देखा होगा, हाँ, या भैंस को देखा हो, किस इस तरह के आपने जानवर देखे हो, बकरी देखी हो, प्लास्टिक बेचारे खा लेती है, स्पेशली गाय। तो क्या होता है, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो उनके पाचन तंत्र और ये श्वसन तंत्र को जाकर खराब कर देते हैं और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है, मिट्टी में बचे प्लास्टिक के कारण मृदा प्रदूषण। अब जैसे मान लो आपने क्या किया कि हटाइए, आपने यूं ही पॉलीथीन कहीं फेंक दी, तो वह क्या करेगी, जब भूमि में जाएगी तो धीरे धीरे भूमि को क्या करेगी, बंजर करती चली जाएगी, क्योंकि वह अपघटित तो हो नहीं रही, केंचुए भी उसको अपघटित नहीं कर पा रहे हैं। जल निकायों में निकले प्लास्टिक के थैले जली जीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह जली जीवन को भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। यानी कि जितने जलीय जीव रह रहे हैं उनके भी जीवन को प्रभावित करते, घुली हुई ऑक्सीजन को भी ख़त्म करते हैं। आपने जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह ली, इनको नालियों में फेंक दिया, तो इससे क्या, नालियाँ बंद हो जाती, सीवेज के पाइप बंद हो जाते, जिससे विभिन्न प्रकार की परेशानी होती है। और इतना फेंकने के बाद क्या होता है, इनको क्लियर करवाने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ती, ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ती। तो दोस्तों जब भी प्लास्टिक का प्रयोग करें बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कॉलम ए और बी को मिलाना है। क्या करना, ए और बी को मिलाना। देखिए पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर क्या है, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, यानी कि सिमट नहीं आती है, एकदम सपाट होते हैं। टेफ्लॉन, ना चिपकाने वाले भोजन बनाने के पात्रों में निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। रेयॉन, कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नायलॉन, पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर से आप लोग सुन लें, पॉलिएस्टर क्या है, ये कपड़े में आसानी से सिमट नहीं पड़ने देता है। टेफ्लॉन, न चिपकाए वाले भोजन के पात्रों में इसका उपयोग होता है। रेयॉन, कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नायलॉन, पैरासूट और मोजा बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा, टिप्पणी कीजिए। संश्लेषित रेशा मानव निर्मित रेशा है। ये रेशे पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। कृत्रिम रेशों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई या जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं होती। देखो दोस्तों, जब हम नेचुरल रेशे प्राप्त कर रहे थे, प्राकृतिक रेशे प्राप्त कर रहे थे, तब हम विभिन्न प्रकार के पेड़ों को काटते थे और जानवरों को मारते थे, क्योंकि जानवरों के स्किन से जो बाल निकलते उनका भी तो प्रयोग होता है एक रेशे के रूप में। तो जब हम इससे पेट्रोकेमिकल से बनाने लगे, रसायन से बनाने लगे, मानव निर्मित हो गए, तो हमें इनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे वातावरण का संरक्षण भी होता है। ये प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। देखिए इसमें क्या करना, हमें थर्मोप्लास्टिक का एक छोटा टुकड़ा लें, उसे क्या करना है, एक विद्युत परिपथ से जोड़ लो। परिपथ में प्लास्टिक का टुकड़ा जोड़ने पर परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है। आप क्या करेंगे, प्लास्टिक को तार आप जोड़िए, अपने घर में लाइट कनेक्शन लीजिए, क्या उससे धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो प्लास्टिक है वह विद्युत धारा का कुचालक होता है, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रभावित नहीं होगी। यानी कि इससे एक क्लियर होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वह विद्युत का कुचालक होता है और इसमें किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के दोस्तों एनसीईआरटी के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी, पीसीएस,
किसी भी स्टेट का हो, सुपर टेट हो, पीएचडी टीएसटी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, या यूं कहें जितने भी आप लोग एग्ज़ाम देते हो जिसमें साइंस आती, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जय हिंद।